नवरात्रि से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा MH1 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूं मौलिका शर्मा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको ज्योतिष के अद्भुत पहलुओं के विषय में बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष ने आज समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। राजा हो या रंग, हर व्यक्ति ज्योतिष से जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहता है। आज हम आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में बताएंगे। हमें पता है आपके जहन में भी तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे कि वैदिक ज्योतिष होता क्या है, इससे जुड़ा किस प्रकार जाए, क्या इसके उपाय भिन्न होते हैं। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज लेकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वैदिक ज्योतिषाचार्य गीतांशु मल्होत्रा जी। शुभारंभ करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम का। बात करेंगे गीतांशु जी के साथ। गीतांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गीतांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं कि वैदिक ज्योतिष होता क्या है, तो हम चाहेंगे आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं। सबसे पुराना ज्योतिष जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या वैदिक ज्योतिष। अगर हम ज्योतिष को ध्यान से समझे तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करा है, कभी भी ग्रह शास्त्र के बारे में नहीं कहा। ज्योतिष का मतलब है जहाँ से लाइट आती है। ये ऐसा शास्त्र है जो ग्रहों को दो पहलू से देखता है, एक जो उनकी वाइब्रेशंस आती हैं हमारे तरफ, और जो दूसरा एस्पेक्ट उनका ये है कि जो वो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर देते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन दोनों को बहुत डिफरेंट तरीके से डील करती है। वैदिक ज्योतिष इतना पुराना है कि अगर इसको डेट बैक करना चाहें या इसका गणना करना चाहें तो ये करीबन 6000 साल बिफोर क्राइस्ट BC। इसका मतलब आज 2019 हो गई। 8000 साल पहले की ज्योतिष जो लिखी हुई थी हमारे वेदों में, उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले पराशर ऋषि ने हमको इंट्रोड्यूस करी या हमारे सामने लेके आए। ऋषि पराशर उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि के ग्रैंडसन थे, ऋषि वशिष्ठ के ग्रैंडसन थे, जो हमारे पास में ये शास्त्र लेके आए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खासियत ये है कि ये प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड है। इसमें कैलकुलेशन में आप हैरान होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से लेके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो आज स्पेस में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, हम वो कैलकुलेशन 8000 साल पहले यूज़ करते थे। हमें ग्रहों की चाल, ग्रहों की मूवमेंट, इक्लिप्सिस जिसको आप ग्रहण कहते हैं, वो हमें 8000 साल पहले से रिकॉर्डेड हमारे पास ऋग्वेद में पड़े हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में कभी कभी अब आप सोचेंगे कि ये हमको कैसे पता या ऋग्वेद में कैसे आई। तो एक इक्विनॉक्स एक समय होता है जिसमें साल में एक दिन और रात बराबर होते हैं। ये इक्विनॉक्स हमारे पास में रिकॉर्डेड मैं कह रहा हूँ, जो कि लिखत पड़े हैं। ये 3500 साल, 5000 साल, 6000 साल और आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 8000 साल पहले के रिकॉर्डेड पड़े हैं। आप इस बात से भी हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाए थे कि हमारे यहाँ से सूर्य और चंद्र की दूरी बिल्कुल 0.3 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है। जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। चलिए, उस ज़माने में चंद्रमा तक कौन गया था, कैसे गया था? एक चंद्रमा को छोड़ दीजिए, गुरु ग्रह जो सबसे दूर है, शनि उससे भी दूर है। हमारे पास आज पृथ्वी से उस ग्रह तक की दूरी एग्जैक्ट पड़ी हुई है। ये नासा के साइंटिस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि हमारे ऋग्वेद के अंदर इतनी पुरानी कैलकुलेशंस पड़ी हैं। ऋग्वेद से इस एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। इसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मेंशन ऋग्वेद में या उनकी ऋचाओं में या उनके अलग अलग वेदों में मिलता है। इसको ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं आप। इसमें ज़्यादातर उपाय ना रह के सारी चीज़ों को कलेक्टिवली स्टडी करा जाता है। जैसे आयुर्वेद उसका एक पार्ट है। आगे चल के हमारे एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद का जन्म एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ। वात, पित्त और कफ, ये भी 3 दोष हैं जो आप
एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा तत्वों के बारे में बात करते हैं। ये तत्व आयुर्वेद में भी सेम यूज़ होते हैं और ये तत्व एस्ट्रोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ख़ास बात है कि ये राहु केतु को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। राहु केतु ग्रह नहीं है, बट एक ऐसे मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं स्पेस में जो कि ग्रह जैसे बिहेव करते हैं। वैदिक शास्त्र हर उस चीज़ को ग्रह मानता है जिसमें कोई ग्रेविटेशनल पुल हो, जो अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता हो। जी, जैसे कि आपने हमें बताया, ग्रहों के संदर्भ में आपने बताया, जब व्यक्ति उपाय के लिए आपके पास आता है या फिर आपके समक्ष आता है कि हमें ये रेमेडीज बताने, तो उस स्थान पर आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, फिर क्या बताते हैं? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ ऐसे नहीं होती जो ट्रेडिशनल तरीके से आप देख रहे हैं कि ये खा लीजिए, ये डाल लीजिए, इस तरीके से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझता है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा हम उस पार्ट को कहते हैं जिसे कहते हैं मन। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक लॉजिकल पार्ट होता है जिसको समझाया जा सकता है, और एक इलॉजिकल पार्ट होता है जो इमोशनल पार्ट होता है, जो है मन। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी आप सुबह उठें, सब कुछ ठीक है, बट आप कहेंगे मेरा मन आज उदास है। आप उस बात के लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे कि क्या रीज़न है, बट आप कहेंगे आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन उदास है। ये मन वो फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा को मन मान के आपके इस मन को डीपली स्टडी करती है और उस हिसाब से उपाय बताती है। जो उपाय आपके ज़रूरी नहीं है सिर्फ नग ही हो, वो उपाय आपकी जीवन शैली हो सकती है, वो उपाय आपके मंत्र उच्चारण हो सकते हैं, वो आपके खान पान में तब्दीली हो सकती है, आपके जीवन शैली में तब्दीली हो सकती है, किसी तरह की औषधियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। ये समय के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। जैसे 6 महीने बाद आपको कोई तकलीफ आने वाली है, उसका इफेक्ट हम आज से शुरू कर देते हैं मॉनिटर करना। कहा जाए, आपने कहा कि मन का कारक चंद्रमा होता है, सूर्य का कारक कौन होता है, ये भी आपसे अवश्य जानेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। छी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वैदिक ज्योतिषाचार्य गीतांशु मल्होत्रा जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गीतांशु जी का। गीतांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। जैसा कि मैंने सूर्य के संदर्भ में प्रश्न किया था ब्रेक पर जाने से पहले, हम चाहेंगे उस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सूर्य को आत्मा मानती है। आत्मा का मतलब ये है कि वो बैटरी आपके अंदर, देखिए हमारे शरीर में कोई तो सेल है जो हमको जीवित रखता है। वो सेल एक बार डेड हो जाए या शरीर से निकल जाए तो ये शरीर मृत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सूर्य को हम आत्मा का स्वरूप मानते हैं। आत्मा का स्वरूप क्यों मानते हैं? क्योंकि एक उसमें श्लोक आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो सारे ग्रह ब्रह्मांड में हैं वो सारे के सारे हमारे पिंड यानी शरीर के अंदर हैं। इस संदर्भ में सूर्य हमारी आत्मा का कारक हो जाता है। सूर्य आत्मा का कारक इस हिसाब से है कि सूर्य हमारे आत्मिक बल का प्रदर्शन करता है। अगर चंद्रमा हमारे मानसिक बल का प्रदर्शन करता है, मैं इसके ऊपर इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस के प्लैनेट और हैं, बुध है, गुरु हैं, शनि हैं, मगर मानसिक बल की जब आप बात करेंगे कि मैं कितनी जल्दी हार मान लेता हूँ, कितनी जल्दी परिस्थितियों से टूट जाता हूँ, कितना जुझारू हूँ, मेरे में लड़ने की कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, ये हम चंद्रमा से देखते हैं। और इसके पीछे जो शक्ति जो चंद्रमा को चलाती है वो सूर्य की है,
या आत्मा शक्ति कह सकते हैं। जी, जिसे हम पिता ग्रह भी कहते हैं। जी, क्योंकि कई बार हमने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स हमें जी, बताते हैं, जी। रिकमेंड करते हैं कि यदि आपके पिता आपसे रुष्ट हैं और आपका सूर्य वीक चल रहा है तो अपने पिता को मनाइए, पिता से स्वरूप जितने भी उपाय हैं वो आप करें तो आपका उत्तम होगा। इसमें सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पिता की सेवा करें, उनसे कोई दुर्व्यवहार ना करें, वो उनको इतना अच्छा ट्रीट करें कि वो आपको आशीर्वाद दें। सूर्य एकमात्र तरीके से ही आपका बेनिफिट या स्ट्रांग हो सकता है पिता की सेवा से। गीतांशु जी, जहाँ तक आपने हमें बताया, जो मुझे समझ में आ रहा है, ज्योतिष एक गणित है जी। यदि वो गणित आपका ठीक बैठ गया तो आप सही रिकमेंड करते हैं जी। लेकिन आज के यदि हम स्थितियों की, आज के दौर की बात करें तो हम चाहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए आप हमें बताएं कि वास्तविकता है क्या। देखिए, आजकल तो समय बहुत एक्यूरेट मिल जाता है टाइम ऑफ बर्थ, मगर ये कंट्रोवर्सी चलती है कि टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्टली है क्या। मान लीजिए प्रोसेस बहुत छोटा रहा, माता पीड़ा में नहीं रही, तो टाइम एग्जैक्ट पता चल गया। मगर कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि समय ज़्यादा लग जाता है तो एग्जैक्ट टाइम आप नहीं दे सकते। हमारा शास्त्र इस बात को रिकमेंड करता है कि जब सिर इस एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आ जाए उस समय को एग्जैक्ट समय ले लेना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई डिफरेंसेस रहते हैं, तो इनके लिए छोटी मोटी कैलकुलेशन हम करके कुछ टाइम की एक्यूरेसी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई चार्ट लेके आता है, वो कैलकुलेशन आप स्वयं करते हैं? जी, वो स्वयं करनी पड़ती, इसीलिए ज़रूरी है कि समय का हेरफेर, जैसे मान लीजिए बेसिक इवेंट्स लाइफ के आपके हम केटर करते हैं या उनको नोट कर लेते हैं। जैसे स्कूलिंग आपकी कब हुई, आपकी कोई विशेष कोई चोट लगी, एक्सीडेंट लगा, कोई बहुत बड़ा काम आपका हुआ, आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों का समय, आपके नौकरी लगने का समय, विवाह का समय, पहले शिशु का समय, इन समय के हिसाब से हम आपकी हॉरोस्कोप को और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बता दिया किसी ज्योतिष आचार्य ने कि आपका समय ये आने वाला है, बट वो समय 3 महीने 4 महीने पहले आ गया या 3 4 6 महीने बाद में आ गया। इससे थोड़ी बहुत बताने वाले की थोड़ी सी एक, मैं उस तरीके से कहूँगा कि थोड़ी खराबी हो जाती है और ज्योतिष शास्त्र को एक बुरा नाम मिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग पहले सवाल पूछ के चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं जहाँ हमको डाउट लगता है। स्वयं की स्टडीज भी बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे कि आपने बताया, हमारे पुराने ऐसे लोग हैं, पुराने ऐसे पूर्वज हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी और आज तक नहीं पता। तो जब वो लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तब आप उनको किस तरह देखते हैं या फिर डील करते हैं? जी, अगर उनकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में कोई भी हमारे पास में आ जाए, जैसे उनका पुत्र आ जाए, पुत्री आ जाए, उनका ग्रैंडसन आ जाए, तो भी हम बहुत लेवल तक उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है, इन चीज़ों से सूर्य के बारे में, जैसे हॉरोस्कोप मैं अपना देखूं या आपका देखूं या किसी का भी देखूं, तो पिता का पक्ष सूर्य बहुत अच्छी तरीके से बता देता है। बट डिफ़िकल्टी वहाँ थोड़ी बहुत आ जाती है जहाँ मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तो तीनों में सूर्य की स्थिति अलग अलग है। उसमें ये स्टडी करना पड़ता है कि हो सकता है पिता एक छोटी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू करा, जब पहली संतान की उत्पत्ति उनकी थोड़ी सी प्रमोशन हुई, लास्ट संतान तक जाते जाते उनका स्टेटस अच्छा हो गया, या उनका वक्त या पैसा या उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ गई या कम हो गई। ये सारी चीज़ें हम कंसेक्यूटिवली सब बच्चों के हॉरोस्कोप से देख के बना सकते हैं। पिता का पूरा हॉरोस्कोप तो नहीं, मगर एक बहुत अच्छा खाका बना सकते हैं जिसमें हम उनके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। डिटेल्स वाइज आप बता देते हैं? जी, काफ़ी डिटेल वाइज बता सकते हैं। एक्यूरेसी का लेवल नहीं हो सकता, वो 2 4 6 महीने ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पिता का बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं मिलेगा। बट इतना पता चल जाएगा कि अगर किसी का हॉरोस्कोप फैमिली में नहीं है तो हम उसको उनके ब्लड रिलेटिव से, उनकी ब्लड लाइन से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष में क्या फ़र्क है? आजकल की ज्योतिष में आप सोचते हैं कि ये नग डाल लीजिए तो इसका उपाय हो जाएगा, ये काम कर लीजिए तो ये उपाय हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। मैं इस बात को बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नगों से और इन चीज़ों से अगर फ़र्क पड़ता तो तमाम बड़े लोग बहुत से नग डाल के अपने काम सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी बड़े लोग पहनते भी हैं। हाँ, डालते हैं। आप देखेंगे इन बात को, बट उनको कुछ समय बाद उतारते हुए भी देखेंगे। जी, अच्छा। उनको कुछ समय, देखिए नगों की मैं आपको बात बता दूँ, नग एक दवाई की तरह है। हर नग की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग वाइब्रेशंस होती हैं। हम कहते हैं भी 6 रत्ती का डालें, 4 रत्ती का डालें, बट उसकी प्योरिटी बहुत मैटर करती है। आपके हॉरोस्कोप में उसकी स्ट्रेंथ को कब तक और कितनी ज़रूरत है ये मैटर करता है। कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि एक के पास गए, उसने एक नग डाला, दूसरे के पास गए, उन्होंने दूसरा डलवा लिया, वो दोनों डालते गए। उसकी समय की एक मियाद होती है। हर उपाय का एक टाइम रहता है, हर उपाय को करने का, जिसमें मंत्र उच्चारण,
जिसमें दान पुण्य, जिसमें पूजा पाठ, जिसमें औषधि, जिसमें नग, ये सारी चीज़ें उपाय के साथ मिलके चलनी चाहिए तो उपाय कारगर होता है। अगर आप कहें कि मैं एक नग डाल लूँ और एक नग डालने से मेरा काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नग के साथ आपको जीवन शैली, आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। अगर जो ग्रह आपको तंग कर रहा है, मान लीजिए शनि ग्रह आपको तंग कर रहा है, जैसे बहुत से लोगों ने सुन रखा है कि शनि की साढ़सती आ गई, शनि का ढैया आ गया, ये अब हमको तंग करेगा, ये परेशान करेगा। मगर आप एक बात को समझ लीजिए, शनि उन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है जिनका कोई बैकलॉग रहता है। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरी किताबें ठीक नहीं है, मेरे पेपर वर्क अप टू डेट नहीं है, मेरे बिल्स और मेरे अकाउंट्स अप टू डेट नहीं है, तो मेरे पे शनि के वक्तों में कोई ना कोई इनकम टैक्स की कोई ना कोई रेड आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा पीछे का बैकलॉग ऐसा चल रहा है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो पीछे के कार्यों को ज़्यादा खोल के उनका अगर आपको अच्छा फल देना है तो अच्छा, बुरा फल देना है तो बुरा। अब शनि के कितने भी उपाय आप कर लें, कोई कहेगा नीलम डाल लीजिए, कोई कहेगा, बट शनि का सबसे बढ़िया उपाय है अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपका सुबह उठने का समय, खाना खाने का समय, सोने का समय, वर्जिश करने का समय, ये कायम है, कोई डिसिप्लिन्ड है आपका, तो शनि आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपके काम काज में, आपके पैसे में हमेशा कम तंग करेगा। जी, हमने सुना है शनि न्यायप्रिय है। जी जी, ये न्यायप्रिय का ही इफेक्ट है कि शनि से लोग इतना डरते हैं कि शनि का समय आया तो लोग डरना शुरू हो गए। मगर इसका उल्टा देखिए, शनि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किंग मेकर प्लैनेट है। किंग मेकर का मतलब है ऐसा ग्रह जो राजा नहीं, राजा से ऊपर एम्परर आपको बना सकता है, जो कई राजा पैदा कर सकता है। तो आप देखेंगे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल लोगों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो साधु महात्मा हो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए लोग हों, इन सब के हॉरोस्कोप में आप देखेंगे शनि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पड़ा है। जी, आप कह रहे हैं कि शनि शत्रु नहीं है, शनि मित्र है, शनि मित्र लेकिन है। हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपने स्वभाव में रह रहे हैं और किस तरह हम लोगों को डील कर रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष बात बता दूं, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप तुरंत उन ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। चूंकि आप हमें आज वैदिक ज्योतिष के विषय में बता रहे हैं गीतांशु जी, एक विशेष प्रश्न ये भी उठता है कि आपके वैदिक ज्योतिष में कर्म और भाग्य कौन से स्थान पर होता है, आप हमें बताएं। जी, ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सवाल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। देखिए, जीवन हमारा एक कॉन्टिन्यूस क्रम में चल रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या, अब लोग भी ऐसे मानने लगे हैं जैसे पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में सामने आते हैं। मगर वैदिक शास्त्र पूर्व जन्म के कर्म को 35 से 40% एक परसेंटेज देता है कि इस जन्म में मेरी जो भी तकलीफ रहेगी वो 35 से 40% रहेगी। मगर खास बात यह है कि 60 से 65% मैं अपना भाग्य इस जीवन में खुद बनाता हूँ। ये 35% प्रारंभ में ज़्यादा क्या मेरे नज़र में आता है वो समझने की बात है। इस 35% में मेरे माँ बाप, जिनको मैं जन्म में बदल नहीं सकता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे भाई बहन, मेरे मित्रगण, मेरे स्त्री या पुरुष और मेरे निकटतम संबंधी, मेरे दोस्त, मेरे पैसा, मेरा घर बार। अब ये बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि लोग बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं मगर लाइफ के एंड में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि वो शायद बहुत ऊपर चले जाते हैं। मगर इसका विपरीत भी है, कोई बहुत ऊंचे घर में कुल में पैदा होता है मगर उसकी मेहनत और काबिलियत इतनी नहीं होती, वो पूरे कुल को बर्बाद कर देता है। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस बात को मानती है कि कर्म सिर्फ 35 से 40% पिछले जन्म के है, वरना भगवान कृष्ण की थ्योरी फेल हो जाती कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। जी, तो 60% से लेके 65% कर्म आपके इस जन्म में है। गीतांशु जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, कई बार क्या ऐसा भी होता है कि पिता ने जो कर्म किए, माता ने जो कर्म किया, उसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है, ये क्या तत्व है, ये क्या कारण है, आप हमें बताएं। जी, इसमें बहुत बड़ा कारण है। पहले ज़माने में हम कोई पाप नहीं करते थे जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई। सोसाइटी इस तरीके की थी कि बहुत सत्यवादी चीज़ों पे चलती थी, मगर कुछ पाप उन्होंने बहुत घोर माने, जैसे पेड़ को काट देना, जैसे किस निर्जीव की हत्या कर देना, जैसे किसी का धन गमन कर लेना, जैसे चोरी कर लेना, किसी को झूठ बोल देना। ये उस ज़माने में बहुत बड़े पाप माने जाते थे और इस ज़माने में तो पापों की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। मगर हाँ, इस बात का फैक्ट है कि अगर ख़ानदान में कोई चीज़ चल रही है
और वो पाप चल रहा है तो वो पाप बच्चों के हॉरोस्कोप में नज़र आता है। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल है, जैसे मान लीजिए दादाजी ने कोई मन्नत मांगी। उस मन्नत में उन्होंने कहा कि मैं इस देवी के लिए ये कर दूंगा अगर मेरा घर में कुल में एक संतान उत्पन्न हो जाए। मगर ये संतान उत्पन्न होने के समय में वो शायद उसको भूल गए या नहीं कर सके। ऐसा कोई संकल्प उन्होंने लिया, कोई वचन उन्होंने दिया कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो ये आगे चलेगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आज भी नहीं करना चाहिए, कल भी नहीं, और सदैव पीछे भी कभी नहीं करना चाहिए। जो हम लोग कई कभार डर में अनजाने में मांग लेते हैं कि हे परमात्मा हमारा ये काम कर दे तो हम ये कर देंगे, और हम भूल जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमको आगे जाके तंग करती हैं। बिल्कुल कि वो हमें पूरा भी करना जी। है। गीतांशु जी, इस कार्यक्रम के जरिए बहुत ही खूबसूरत बातें आज आप हमें बता रहे हैं। मन नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे, लेकिन चलते चलते संदेश स्वरूप जरूर आप कुछ कहें। देखिए, संदेश वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बड़ा सिंपल है, और अगर आप बहुत बुजुर्ग लोगों से, बड़े पंडितों से और बड़े ज्ञानी लोगों से बात करेंगे तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अच्छे कर्म करें और उसको पीछे मुड़ के ना देखें, उसकी फल की इच्छा ना करें। बहुत से लोग उपाय दान के स्वरूप में करते हैं, मगर वेट करते हैं कि अरे हमें दान करे हुए 3 महीने हो गए, काम तो कुछ हुआ नहीं। जब आप दान को इस स्वरूप से करेंगे या किसी भी कर्म कांड को इस स्वरूप से करेंगे कि मेरा कुछ इसके बाद भला होना चाहिए, उन चीज़ों का असर नहीं होता। तो आज के लिए इतनी बात ध्यान रखिए कि नेकी कर और उसके लिए पीछे मुड़ के मत। जी, बहुत सुंदर, नेकी कर और कुएं में डाल। गीतांशु जी, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन जैसा कि हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज हैं, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी अवश्य नोट कर लें। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।